मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बाद अब दलित वोट अहम हो गए हैं। हाल ही में दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने संत रविदास का मंदिर का शिलान्यास कराया और इसके लिए समरसता यात्रा निकालने की ठानी थी, जिसका भूमि पूजन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचे थे। एक भव्य कार्यक्रम के साथ वोटरों को साधने की कोशिश यहां की गई तो कांग्रेस ने इसे दलित वोटरों को लेकर बीजेपी का पाखंड बताया, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। राज्य के 15 जिलों में दलित आबादी अच्छी संख्या में है और चुनाव परिणामों पर सीधा असर डालती है। इसलिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस दलित सीटों को साध कर चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस अपने दलित चेहरे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सागर और बुंदेलखंड में दौरा करवा रही है। 22 अगस्त को खड़गे सागर आ रहे हैं। दलित वोटों पर दांव क्यों? एमपी में 1,13,42,000 दलित आबादी है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 16% दलित। विधानसभा में एससी आरक्षित सीटें 35 हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी के खाते में 15 सीटें आई थी। बीएसपी के 2 विधायक जीते थे। 2020 में हुए उपचुनाव के बाद की स्थिति बदली। बीजेपी के पास 20 विधायक जबकि कांग्रेस के 15 विधायक हैं। उपचुनाव के बाद बीजेपी की 5 सीटें बढ़ गई थीं। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार दलित वोटरों को समझा लेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दलित विरोधी हिंसा से पार्टी ने सबक लिया है। वो वादा कर रही है कि दलितों के उत्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बीएसपी के कमजोर पड़ने से दलित वोटरों का सीधा फायदा कांग्रेस को होता है। इसी वजह से बीजेपी लगातार दलितों के बीच पहुंचकर उनको अपने पाले में करने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये मानना कि दलित पार्टी के परंपरागत वोटर हैं और रहेंगे। देखिए, खड़गे जी भले ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनका स्वागत है मध्य प्रदेश की धरा पर, लेकिन उनको चलाने का रिमोट जो रखती हैं वो सोनिया गांधी जी रखती हैं। खड़गे जी इससे पहले भी मध्य प्रदेश आना चाह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं ने उनको एंटरटेन नहीं किया, या वो घबरा गए कि भीड़ कार्यक्रम में आएगी ही नहीं, कार्यकर्ता आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कार्यकर्ता उनके पास है नहीं, खोजे से भी नहीं मिल रहे, लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है, तो किस बुनियाद पर वो खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए? खड़गे जी आए लेकिन जनहित में बात करें, मध्य प्रदेश के हित में बात करें, लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लगातार डर्टी पॉलिटिक्स का नायाब उदाहरण पेश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को अपमानित करने का लगातार काम कर रहे हैं, उसी बुनियाद पर खड़गे जी बात करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा और उसका जवाब भी तीखा दिया जाएगा। देखिए, फायदा नुकसान का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों विचारों को लेकर के उनके बीच में आ रही है, सम्मेलन कर रही, उनकी बात सुनेगी, उनकी व्यथा सुनेगी, उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, उनके क्या जीवन में बीता है। जिस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने दिखा करके लोगों को धर्मांधता के अंधकार में भटका करके जो वोट प्राप्त किया था, उसकी जानकारी लेंगे कि क्या हुआ उन सपनों का। जिन्होंने सपना दिखाया था दलित के लिए, आदिवासी के लिए, बैकवर्ड के लिए, उन सपनों का क्या हुआ, ये भी जानकारी लेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के प्लान बनाएंगे। नेता दौरा करता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है उसका फ़ायदा हमारे गरीबों को मिलेगा, सबको मिलेगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, कार्यकर्ता अपनी नीतियों के साथ जो है और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो नफरत फैलाने वाली विचारधाराएं हैं वो कमज़ोर होंगी। प्रदेश में दलित समाज के मुद्दे किसी से छिपे नहीं हैं। इस वर्ग के लिए आर्थिक विकास सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, जिस पर राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी हैं। 2018 के चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दलित मतदाताओं को नाराज कर दिया था। यही कारण था कि बीजेपी को ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा था। नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण न मिलने पर नाराजगी के रूप में मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। सरकार को लगता है कि संत रविदास के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण ऐसी पहल है जो इस समाज पर बड़ा प्रभाव डालेगी। वहीं कांग्रेस दलित समाज के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे कर रही है। देखना यह है कि दलित वोटों को साधने का किसका दांव सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एनालिसिस दलितों पर दांव पैच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश का जो चुनावी समर है अब वो परवान चढ़ने लगा है और यही कारण है
कि तमाम सारी जो चुनावी तैयारियां हैं दोनों दलों की तरफ से, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, उसके तरफ से सामने आ रही है। हमने देखा कि बुंदेलखंड का सागर जिस तरह से दलितों को साधने का एक बड़ा प्लेटफार्म बना हुआ है। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए और तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 तारीख को सागर आ रहे हैं और एक बड़ा सम्मेलन कांग्रेस यहां पर करने जा रही है। तमाम सारे दिग्गज यहां कांग्रेस की तरफ से मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में दलितों पर दांव पैंच है और जो इस वर्ग को साध लेगा तो मुझे लगता है कि उसकी 2023 में वैतरणी पार हो जाएगी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में एक्टिव रही और यही कारण है कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ सीटें उसको जरूर मिली, लेकिन अब जिस तरह से बहुजन समाजवादी जो पार्टी है वो एक्टिविटीज उसकी नहीं दिख रही है और यही कारण है कि तकरीबन जो 16% के आसपास जो वोटर है, दलित वोटर है, उसको साधने की जुगत दोनों की तरफ से है और जिसके तरफ ये हो जाएंगे, सध जाएंगे, उसी की वैतरणी पार होगी। आज दलितों पर दांव पैंच, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ में प्रदीप अहिरवार जी हैं, अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। स्वागत है आपका प्रदीप जी। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक घनश्याम पुरोनिया जी। घनश्याम जी आपका भी स्वागत करता हूं। और प्रदीप जी मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं। जिस तरह से अगर देखा जाए, जिस वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी अहम फैक्टर होता है और अब हर चुनाव है, उस चुनाव में जातिगत समीकरण लंबे समय से साधा जाता रहा है और इस चुनाव में चाहे आदिवासी वर्ग हो या फिर अब दलित वर्ग हो, उस पर फोकस दोनों है। भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिस अंचल की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनी बिसात बिछा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन वहां पर हो चुका है। देखिए राजेश जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना रिपोर्ट कार्ड कल अमित शाह जी आए थे उन्होंने पेश किया कि किस तरीके से 20 साल में इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। और जहां तक दलित समाज की बात है, पूरे प्रदेश में दलित समाज बड़ी संख्या में है और 35 आरक्षित सीटें भी हैं। आज मोदी जी को इस वर्ग को लुभाने के लिए संत श्रोमणी रविदास जी के मंदिर निर्माण की जो शिलान्यास है उसमें आना पड़ा। ये पूरा समाज जानता है। मैंने पहले भी कहा है कि मंदिर का निर्माण का स्वागत हम लोग करते, लेकिन एन चुनाव के समय क्यों किया ये सब जानते हैं कि वोटों के कारण किया। इनकी सरकार जा रही है और इस वर्ग का आर्थिक रूप से कितना सशक्तिकरण हुआ, सामाजिक रूप से ये समाज कितना कमजोर हुआ, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जो हमारी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की जो सरकार थी, उस सरकार में इस वर्ग को आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए 35% जो ऋण बैंकों से सुविधा होती थी उसमें 35% सरकार सब्सिडी देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये खत्म कर दिया। वित्त विकास निगम होता था वो मृत अवस्था में चला गया और 30% दिग्विजय सिंह जी की सरकार में एक नियम था कि 30% जो भी टेंडर होंगे सरकारी, वो 30% दलित व्यापारियों से वो सामग्री खरीदी जाएगी ताकि ये वर्ग आगे आ सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ये सभी जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में आर्थिक मजबूती के जो दलित समाज के एक आधार बन रहे थे, उनको खत्म करने का काम प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह जी आए थे, वो कह रहे थे हम तो चैलेंज देते हैं, आप बात करिए,
मोदी सरकार के जिस तरह से वो बात कर रहे हैं 9 साल की, और शिवराज सरकार के 20 साल की, उसमें 1.5 साल अगर हम निकाल दे तो तकरीबन 18.5 साल की वो बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 53 साल का आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, और हमने 18.5 साल और 9 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। देश में संविधान को बचाने का काम, संविधान को संवर्धित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 15 तारीख को ये देश आजादी का जश्न मना रहा था, और माननीय प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवरॉय, उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब जरूरत आ पड़ी है संविधान बदला जाए। मैं हमारे भाजपा के सम्मानित साथी से पूछना चाहूंगा, क्या आप विवेक देवरॉय की बात से सहमत हैं? क्या भाजपा उनकी लेख से सहमत है? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि विवेक जी ने जो बात कही है, प्रधानमंत्री की अभिव्यक्ति को उन्होंने व्यक्त किया है। हम लोग लगातार, पूरा देश ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। चलिए, ये बात आज से चलिए प्रदीप जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। आशीष दुबे साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, किस रूप में देखते हैं, पहले पीएम नरेंद्र मोदी उसी धारा पर, और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे? क्योंकि इस बार अगर हम बात करें दलित वोटरों की, तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सक्रियता मध्य प्रदेश में रहती थी, और उसका फायदा उसको चुनाव में मिलता रहा है, भले कितनी ही सीटें उसको मिलती रही सीटें, लेकिन इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी उस मोड में नहीं है, और यही कारण है कि अब पूरा फोकस इस वर्ग को लेकर है। पीएम के बाद उसी धारा पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा है वो बेसिकली जो है वो दलित वोटर्स को जो है लुभाने का ही एक उपक्रम है। क्योंकि ये बुंदेलखंड का ये जो इलाका है उसमें बहुत सारा जो एक मतदाता वर्ग है वो ज्यादा है, वो जो दलित समाज का है। वो सीटें आरक्षित है, और जो आरक्षित सीट नहीं है वहां भी बहुत निर्णायक भूमिका है। तो कांग्रेस की जो रणनीति अभी तक समझ में आती है वो बेसिकली ही यही है कि बुंदेलखंड और विंध्य पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि मालवा में कांग्रेस को पिछले चुनाव में ठीक ठाक वोट मिले और ठीक ठाक सीटें भी मिली। तो वो संयोग ये हो रहा है कि भाजपा भी लंबे समय से विंध्य और बुंदेलखंड को फोकस पे रख के चल रही है, क्योंकि वो उनको भी यहाँ मैक्सिमम मिला था और वो यहाँ से लूज नहीं करना चाहते। तो इसी स्थिति में ये जो मंदिर की बात आई है, स्मारक की बात आई है, या कांग्रेस ने कुछ घोषणाएं की हैं, या हो सकता है कुछ और घोषणाएं कल भी कुछ कांग्रेस को आश्वासन दे दे, तो ये सारी चीजें फिलहाल के तौर पर, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है वो चुनाव के ठीक पहले है, इसलिए इसको दलित कल्याण की मंशा के एक व्यापक रोड मैप से नहीं जोड़ा जा सकता। निश्चित तौर पर जब योजनाएं आगे बढ़ेंगी तो उससे एक फायदा होगा, समाज को होना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये फायदा सियासी रूप से लेने की कोशिश है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसमें ये बात तो साफ है कि दलित हो या आदिवासी हो, इनको लेकर के जो दावे कांग्रेस ने किए या भाजपा ने किए, दोनों ने 100% पूरे नहीं किए। अदरवाइज बार बार उन चीजों को फोकस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो आदिवासी और दलितों का जो एक बड़ा जो 80-90 सीटों का जो एक पूरा एक बैंक है, वो जो साध लेगा, मुझे लगता है वो उसको लीड लेगा। क्या आशीष जी, एक सवाल यहाँ ये बनता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक दलित वोटर एक अहम फैक्टर हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वापसी की, वो सारे जो जाति हैं कहीं ना कहीं एक भले अलग अलग जातिगत समीकरण रहे हैं, लेकिन एक हिंदू वोटरों में उनको समाहित किया। अगर हम बात करें सागर की, बुंदेलखंड की, या फिर जिस जगह मध्य प्रदेश में इफेक्ट इस दलित वर्ग का आता है, एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक पंडित संत रविदास मंदिर के निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल चुकी है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है। हम तमाम सारी चीज़ों की जन कल्याणकारी या फिर जो गरीब कल्याण की बात करते हैं, लेकिन इसको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि तमाम सारे मुद्दे एक तरफ और जो भावनात्मक मुद्दा होता है वो एक तरफ। इसका बेनिफिट्स कांग्रेस के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये हो सकता है, ये नतीजा बताएगा कि ये भावनात्मक रूप से इस मुद्दे से दलित समाज ने अपने आप को कितना कनेक्ट किया है। लेकिन देखिए, एक
इस बात को अगर सियासी तौर पे माने तो संयोग है, और जातिगत तौर पे या पार्टी के तौर पे माने तो ये एक गलत चीज हुई है कि जिस जगह पर दलित समाज को के उत्थान की बहुत सारी योजनाएं अचानक आ गई और सारी चिंताएं हो गई, वहीं पर कुछ उत्पीड़न की घटनाएं भी सामने आई जिससे सरकार को असहज स्थितियों का सामना करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को देखा जाना चाहिए। अभी आपने जो उत्तर प्रदेश की बात की, निश्चित तौर पर वहां एक बड़ा वर्ग था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो निष्क्रियता ही कह ली जाएगी पिछले चुनाव में, उसकी वजह से बहुत सारा वर्ग जो है भाजपा के पास गया। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अभी ऐसी है जिसने सबसे पहले अपने प्रत्याशी 7 या 8 घोषित कर दिए, तो अभी वो चुनाव से कितनी दूर रहेगी कह नहीं सकते, लेकिन जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह का बिखरा हुआ, उससे लगता है कि ये वोटों का जो बंटवारा है मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही। चलिए आशीष जी, आता हूं दोबारा आपके पास में, आता हूं प्रदीप अहिरवार जी के पास में एक बार फिर मैं आता हूं। प्रदीप जी, जिस तरह से ये बिल्कुल सही है इस चुनाव में कि दलित जो वोट बैंक है वो काफी अहम होगा, जो दल उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर जो दल हम जिन दल की बात हम कर रहे हैं, खासतौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी आपकी पार्टी कांग्रेस, जो भी इसको अपने पक्ष में कर लेगा वो वैतरणी पार करेगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आप कह रहे हैं कि वो हमारा परंपरागत वोट है, कहीं जाने वाला नहीं है, ये कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दलित चेतना जो आई है इस देश में, आप सब जानते हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए, और ना कोई बैनर था ना कोई नेता था, सोशल मीडिया पे एक पंपलेट वायरल हुआ कि 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को लेकर पूरे देश में जिस तरीके की सजगता और जागरूकता देश ने देखी है, वो मतलब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रांति बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को खत्म करना चाह रही है, और उनके नेता गाहे बगाए कहते रहते, आरएसएस के लोगों ने भी, आरएसएस के सरसंघचालक जी ने भी कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है, बिहार में कह चुके हैं वो, और अभी प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कह रहे हैं। तो दलित समाज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो अपनी धरोहर के रूप में दलित आदिवासी समाज इसको देखता है और मानता है। अगर इस धरोहर के साथ कोई देश में छेड़छाड़ कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने बहुत इस समाज को गुमराह करने का काम किया और बहुत वोट भी दिया समाज ने, लेकिन इनकी जो आशा और अपेक्षा थी, उस आशा अपेक्षा के हित में कोई काम 2018 में तो आपको भी वोट दिया और आपको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिली इस बार। भारतीय जनता 2 अप्रैल का जो आंदोलन था उसकी एक प्रतिक्रिया पूरे बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश में देखने को मिली। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज भी वो घाव पूरे दलित वर्ग के ताजा हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर हमें किया जा रहा है, और जो आरक्षण, जो एक आरक्षण माध्यम है लोगों को आगे बढ़ने का, उस आरक्षण को निजीकरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में खत्म कर रही है। ये वर्ग समझ रहा है ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास जमीन है। हमारा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज बहुत ज्यादा स्थिति में गरीब होता जा रहा है, और यही बात सभी लोगों को सता रही है। लेकिन वो तो आपकी आस्था का केंद्र संत रविदास का मंदिर बनाने वहां पर जा रहे हैं। शिरोमणि रविदास जी का ये मंदिर बन रहा है, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि हमें वोट मिल जाएंगे। हम बड़ी शिद्दत के साथ नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। नवंबर आए, 2018 में भी हमने सत्ता से बेदखल किया था, और 2023 नवंबर में भी हम इन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। आज पूरे प्रदेश में शिवराज जी पर विश्वास नहीं रहा संगठन को। बार बार अमित शाह जी, आपको पता है, आ रहे हैं, शिवराज जी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, बीडी शर्मा जी को साइडलाइन कर दिया है। पूरा केंद्र की निगरानी में चुनाव हो रहा है, क्योंकि केंद्र समझ चुका है कि मध्य प्रदेश से जाने। चलिए, हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। पिरोनिया साहब, स्वागत करूंगा एक बार फिर। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि वो मैदान, वो बुंदेलखंड की धरा, सागर, जहां पर आप संत रविदास का मंदिर निर्माण करने वाले हैं, आपके नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आ चुके हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पर आ रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ वो काय के लिए आ रहे हैं, और अगर इनको इतनी दलितों की, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग और आदिवासियों की चिंता थी तो हिंदुस्तान को आजाद हुए 77-78 वर्ष हो रहे हैं, और इसमें से अधिकांश सरकार कांग्रेस में और प्रदेशों में इनकी रही, कांग्रेस की। इनको चाहिए था कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए था। बहुत सारा समय इनको मिला, लेकिन इन्होंने
उनको वहीं पर रखा। और आज अभी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ, मोहन भागवत जी संविधान खत्म कर रहे हैं। अरे ये जो प्रोपोगेंडा है ये इन लोगों ने ही फैलाया है। अगर ऐसा ही संविधान खत्म होने वाला होता तो अभी तक खत्म नहीं हो जाता। और सुनिए, जितने संशोधन इनकी सरकार में हुए हैं, वास्तविकता में तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को धूमिल करने का काम है। उनके सपनों के भारत के निर्माण में अड़ंगा लगाने का काम है। ये कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस सरकार ने हमेशा किया है। आप पूछो ना कि बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में पैदा हुए, इन्होंने वहां पर भव्य स्मारक क्यों नहीं बनाया, उनकी जन्मस्थली को क्यों नहीं सजाया। बाबा साहब अम्बेडकर का और चैत्र भूमि, मोक्ष भूमि और दिल्ली के 23 अलीराजपुर मार्ग में जो बाबा साहब की जिंदल की कोठी थी उसको अधिकृत करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां पर भव्य स्मारक बनाए। और यही नहीं, इंग्लैंड की सरकार के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार ने इंग्लैंड में भी भव्य स्मारक बना के बाबा साहब के सपनों को और साकार करने का और उनको सच्ची आदरांजलि देने का काम किया। कांग्रेस बता दे, एक ईंट नहीं लगाई कांग्रेस ने। और केवल बाबा साहब के नाम पर, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के नाम पर केवल वोट संवारने का काम इनने किया। हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। और इसलिए भव्य मंदिर का निर्माण संत रविदास जी का हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने वहां पर 1 करोड़ 2 करोड़ 10-20 करोड़ का नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए की लागत से वहां भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया है। इनको तो ताली बजाकर इसका स्वागत करना चाहिए। आज इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। अनुसूचित जाति वर्ग को समझ में आ रहा है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन वास्तव में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का हित कल्याण करता है। अरे आज अगर गरीबों को मकान मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास। चलिए पुरोनिया जी, मैं आशीष दुबे साहब के पास में आता हूं। आशीष दुबे साहब, अगर बिल्कुल ये सही है कि ये जो वर्ग है या जो जातिगत ये समीकरण है दोनों के लिए काफी अहम है, 2018 की हम बात करें, कहीं ना कहीं ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से कुछ छिटका था, कांग्रेस को इसका बेनिफिट मिला। अब 2023 में जब तमाम सारी कोशिशें, तमाम सारे प्रयास, संत रविदास का मंदिर भी, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी वर्क कर लिया है इस वर्ग पर। देखिए, अब अभी मोटे तौर पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास से कुछ सीटें खसकी थी, कांग्रेस के पास गई थी, जिसकी वजह से जो बीजेपी, अगर अपन इस तरह से मान लें तो बीजेपी बहुमत से कम रह गई। लेकिन देखिए, जहां पे समाज के भले की बात है और दूसरी बातें हैं, तो मैं एक नजरिया और भी देखता हूँ। कोई भी सरकार रही हो, उसने हर वर्ग के लिए कोई ना कोई अपनी एक खास फोकस रखा है। और दलित समाज का जो फोकस है लगभग हर सरकार का रहा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि दलित समाज का यदि बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया, भला नहीं हो पाया, तो उसकी एक वजह खुद कई बार क्या होता है, समाज के अगुवा भी होते हैं, नेता भी होते हैं। जैसे आदिवासियों का जो संघर्ष है जो खत्म ही नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, जबकि आदिवासी नेताओं को बहुत बड़े बड़े मौके मिले। तो कई बार क्या होता है, समाज के कुछ जो नेता होते हैं जो बहुत बड़े पदों पर जाते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं वो तो सही है, लेकिन जो बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, निर्णायक पदों पर पहुंच जाते हैं, वहां पर उनसे सबसे पहले समाज को उनकी अपनी बेहतरी के लिए हिसाब लेना चाहिए। तो सरकारें तो ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है, और इसका हर बार जो है चुनाव में जो कोई भी वर्ग होता है, चाहे आदिवासी हो, दलित हो या कोई भी वर्ग हो, उसको जब सरकारें या कोई पॉलिटिक्स में जो सही बात आशीष जी आप कह रहे हैं कि जब बात हम दलितों पर दांव पैंच की कर रहे हैं, तो जो दल बेहतर तरीके से उनके मर्ज को समझ लेगा, उनकी दुख तकलीफों को समझ लेगा, उनके विकास डेवलपमेंट को समझ लेगा, मुझे लगता है ऑटोमेटिकली स्वतः वो वर्ग उनके पास होगा। देखना होगा कि किसकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या कौन से किसके ऐसे दावे वादे हैं जो इस वर्ग को आकर्षित करते हैं, और 2023 में उसका फायदा उस दल को मिलता है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से देखा जाए, दलितों पर जो दाव पैंच है, पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर आए बुंदेलखंड की धरा में, और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर आ रहे हैं और एक बड़ी चुनावी हुंकार वहां से वो भरेंगे। देखना होगा ये वर्ग को, इन दोनों दलों की कौन सी ऐसी चीजें
आकर्षित करती हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।